आपको बतलाते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका पीडीएफ भी दे देते हैं। पहले समझिए, जानिए, ये बहुत अच्छे प्रकार से यहां पे सारे फॉर्मूला को लिखा गया है। आपको आइए समझाते हैं, चलिए और देखिए। सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आप सभी का है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या बहुत ही जबरदस्त आपका चैप्टर है, जिसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में जानना होता है। शांत संख्या कौन होता है, शांत संख्या कौन होता है, जिसके बारे में हमने बखूबी आपको बेहतर समझा दिया है। और आप सभी का तैयारी भी अद्भुत हो गई है। तो आइए हम आपको फॉर्मूला बताते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है और उसके लिए एक सूत्र होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सूत्र होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो r होता है जिसे हम लोग शेषफल कहते हैं, वह 0 के बराबर हो सकता है या फिर उससे वह क्या हो सकता है, ये 0 से वह क्या हो सकता है, वह बड़ा हो सकता है। और जो यहाँ पे b का जो वैल्यू होता है, वह b का वैल्यू क्या हो सकता है, तो r से हमेशा क्या होगा, वह r जो होगा हमेशा छोटा होगा b से, यानी कि b हमेशा बड़ा होगा। क्लियर, ये बात आप याद करके रखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां 0 बड़ा या बराबर, ये छोटा है या बराबर है आर के, और छोटा है किसके, बी के छोटा है। और यहां पे देखिए ध्यान से एक बात यह याद करके जरूर आप लोग रखिएगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहां पे एक बात नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, पूरी बेहतर समझ तरीके से आप समझ लीजिए। देखिए, ये भाज्य को हम लोग ए कहते हैं, बराबर यहां पे भाजक हम लोग बी कहते हैं, क्लियर, इनटू भागफल को हम लोग यहां पे Q कहते हैं, ठीक ना, और शेषफल को हम लोग R कहते हैं। इसी चीज को इस रूप में लिख दिया गया है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या लिखा गया है, A बराबर बी क्यू प्लस आर। आप तो ये बचपन में ही पढ़े हुए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। बस इस चैप्टर में यही एक जो है वह विशेष तौर के आपको याद करके रखना है, और ये आपके एग्जाम में पूछ भी दिया जाएगा कि यूक्लिड विभाजन जो है वह क्या होता है। तो A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्लियर हो गया। अब चलिए, इस चैप्टर में कुछ और महत्वपूर्ण बात है, उसको भी हम समझा देते हैं। और आप सभी तो जानते ही हैं कि मैथ का वीडियो सबसे ज्यादा पसंदीदा किए जाने वाला इस चैनल पे वीडियो रहता है, काफी खास रहता है। आइए इस चैप्टर में देखिए और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लिख लीजिए कहीं कि मंटू सर बोल रहे थे कि इस चैप्टर से वास्तविक संख्या यानी कि जो सबसे पहला नंबर आपका चैप्टर है, उससे यानी कि वास्तविक संख्या से पूछा जाएगा कि पहचानिए कि कौन परिमेय संख्या है, पहचानिए कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से समझिए, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में आप लिख सकते हैं, जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक होता है और q बराबर नहीं होता है 0, यानी कि हर के मान अगर 0 ना होई तो वो हमनी के क्या हो जाई, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और जकरा के हमनी के अंश बाटा हर के रूप में लिखल जा चुकी, वह हो जाई हमनी के कौन चीज, तो परिमेय संख्या हो जाई। ठीक बा। चलिए, अगर बात करते हैं सर पहचानने के लिए आएगा कि अपरिमेय कौन है, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सके। क्या कर सके, तो सर नहीं लिख सके। यहां पे भी p और q पूर्णांक ही होता है, लेकिन q बराबर नहीं होता है 0, ये बात लागू होता है। लेकिन इसे हम लोग p बटा q के रूप में कहने का मतलब क्या हो गया, तब बाबू अंश बटा हर के रूप में ना निकल जा सके। यानी जैसे कि √3 है, यानी कि आसानी से कह दिया कि जौन संख्या रूट में होई वो हमनी के अपरिमेय संख्या हो जाए। लेकिन वो जी ध्यान एगो बात रखे के बाटे कि अगर कोनो संख्या रूट में दियल गई की, लेकिन ओकरा के तू रूट से आसानी से बाहर कर देबा, फिर वो परिमेय हो जाए। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि 16 कौन सी संख्या है, छाप दो कमेंट में, जल्दी से छाप दो कि 16 √16 कौन सी संख्या है। तो देखो √16 जो है आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों सर हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि आप √16 को 4 × 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 × 4 जब आप रूट में 2 को संख्या रहते हैं, वो बाहर आ जाता है, यानी कि केवल 4 हो गया। क्या हो गया सर, तो केवल 4 आ गया। और 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में 1 से भाग दीजिएगा 4 आएगा। और यह देखिए अब p बटा q के रूप में आ गया, यानी कि ई बाबू अंश बटा हर के रूप में आ गई। तो जब भी अगर कोनो संख्या अंश बटा हर के रूप में आ जाई, वो हमनी के परिमेय संख्या हुई। ये बात याद करके रखेगा भाई, एग्जाम में एकदम 100% पूछल जाई, ये ध्यान रखेगा बता रहा। चलो आगे बात करते हैं हमनी के, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं सर √5 की, क्लियर, √5 की बात करते तब बाबू √5 की हमनी के रूट से बाहर कर जा सकता ना, तो ये क्या हो जाए, अपरिमेय संख्या हो गई। अगर कोनो संख्या ऐसा पूछा जाला जाना में बार होला, रेकरिंग होला, जैसे 2.131313 अनंत तक जाता है, तो इस प्रकार की भी संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में यानी कि अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जौना भी संख्या के अगर अंश बटा हर के रूप में ना लिखल जाई, वो परिमेय संख्या हो जाई। ठीक बा। चलिए, तो परिमेय संख्या
संख्या समझ में आ गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या सूत्र होता है ये समझ में आ गया। इस चैप्टर से एक और ही क्वेश्चन पूछा जाए, वो कौन क्वेश्चन रही तो पूछा जाए कि शांत संख्या कौन है मेरे बाबू, शांत संख्या बताओ। और एक पूछा जाएगा अशांत संख्या, यानी पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन शांत संख्या है, निम्नलिखित में कौन अशांत संख्या है। सब्जेक्टिव में क्या पूछेगा वो भी आइए आपको बताते हैं। पहले समझिए पूरी वीडियो को एकदम अंतिम तक एक इत्मीनान से देखिए, बेहतर देखिए, बस इस वीडियो को देख लीजिए, आपका 20 नंबर ऑटोमेटिक चलाएगा एग्जाम में। क्लियर? चलिए अब लाइक तो कर दिया करो बाबू, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करो, क्योंकि परीक्षा के दिन जो देते हैं ना, परीक्षा के समय जो देते हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा अद्भुत होता है। अब देखो अगर पूछेगा कि सर शांत कौन है, तो देखो बाबू अगर शांत के बात कही जाए एकदम भोजपुरी में बोल बोल के समझाई तारे के कोनो दिक्कत ना होके, क्योंकि एकदम अब तो परीक्षा देवे के बाद क्लियर। देखिए शांत अगर पूछी, शांत क्या पूछेगा बाबू, शांत पूछेगा। तो देखिए अगर कोई भिन्न हो, अगर कोई भिन्न हो और भिन्न के हर पहचान लेना, ऊपर वाला के अंश कहल जाला, ठीक बा, और नीचे वाला के हर कहल जाला। ई बात एकदम पहचान में आवत हो कि एमे तो कोनो दिक्कत नहीं है। अगर हर में कोनो भी संख्या दिहल गई हो कि कोनो भी संख्या, दुनिया के कोनो भी संख्या, अगर हर के गुणनखंड करब तू, यानी कि ओकरा हमनी के गुणनखंड करी सब, तो खाली अगर 2 आई और ई 5 आई, क्लियर? अगर 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा केवल, जब गुणनखंड करते जाएंगे तो 2 और 5 आएगा, तो वैसी संख्या को कहेंगे आप लोग शांत संख्या है। क्लियर? चाहे खाली 2 आ जाए तब वो शांत हो जाए, खाली 5 आ जाए तब वो शांत है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या में कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए जो बात को हम बोल रहे हैं ना, ये बात कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा जो हम आपको बोल रहे हैं। इसको आप ध्यान में दिमाग में एकदम बैठा के रखेगा बाटे, भूल नहीं खे जाए के, एक बार ना होके 2 बेर करेगा, जरूर पीछे करके देखत रह, समझत रह, नोट कर ला। अगर किसी संख्या में 2 और 5 तो आएगा, लेकिन इसके अलावा कौन और ही संख्या आ गई, तब कौन सा संख्या होगा सर बताओ, छापो कमेंट में। तो देखिए बाबू जब भी अगर 2 और 5 आएगा हर के भाज्य गुणनखंड में, और इसके अलावा भी कोई और संख्या आ जाएगा, तो वो अशांत हो जाएगा। यानी कहे के मतलब ई बाटे, पूरा निचोड़ ई निकला ताटे कि कौनो भी भिन्न दिहल गई हो की, और ओकरे के जब हमनी के गुणनखंड करी सा, तो कैला के बाद से हमनी के खाली 2 आवे के चाहिए, ना तो 5 आवे के चाहिए, एकरा अलावा कोनो दूसरा संख्या ना आवे के चाहिए। बस ये रिवीजन है, यानी कि 2 के पावर m और 5 के पावर n की रूप का ही आना चाहिए, इसके अलावा कोनो दूसरा ना आवे के चाहिए, तो ये हो जाए शांत। अगर बात करें अशांत तो बड़ा ही सिंपल है। अगर बात कर देते सर अशांत की बता दीजिए, तो देखो अशांत कहने का मतलब सब सिंपल, इसका पलट दो, उल्टा कर दो, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोनो दूसरा संख्या आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा, वैसे संख्या हम लोग कहेंगे क्या चीज, अशांत कहेंगे। क्लियर हो गया? ये समझे? बिल्कुल समझे। यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से क्या क्या पूछेगा, पहले चैप्टर से तो बाबू पूछल जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकाले खाती, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से निकाल दिया, और एक सूत्र पूछी तो सूत्र भी लिख दिया, यानी कि गोला में लगाओ कहीं तो गोला लगा दिया। पूछा जाएगा शांत संख्या कौन है निम्नलिखित में, तो बता दीजिएगा, अशांत कौन है तब भी बता दीजिएगा। पूछेगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तब भी बता दीजिएगा, कौन अपरिमेय संख्या तब भी बता दीजिएगा। क्लियर हो गया? 2-3 नंबर तो यहीं से आपके एग्जाम में यूं हूबहू आ गया। अब एक बात करते हैं इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सर इस चैप्टर से कौन कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो देखो पूछेगा कि √3 कौन अपरिमेय संख्या है, चाहे पूछ सकता है √5 कौन अपरिमेय, ये कैसे अपरिमेय संख्या, ठीक ना, क्यों, ठीक ना, या पूछ सकता है 2 - √3 क्यों यह आपका एक अपरिमेय संख्या है, साबित कीजिए। कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 जो है अपरिमेय संख्या है, साबित कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, साबित कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको साबित करने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो एक बार आप देख लीजिएगा। हालांकि बहुत ज्यादा हमने आपको बता दिया है, तो इसलिए कहते हैं वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और अंतिम समय के लिए मैं जाना जाता है, क्योंकि अंतिम समय जो आपको बताते हैं समझाते हैं वही आपके परीक्षा के लिए हूबहू आपके लिए बहुत जबरदस्त होता है। क्लियर? अब तो सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। परीक्षा के बॉर्डर पे जाइएगा, 2 बातें होगी, या तो आप जीत के आइएगा, नहीं तो आप सीख के आइएगा। हार के आप आ नहीं सकते हैं, और हार के हम आने नहीं देंगे आपको, क्योंकि कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और जब आप परीक्षा पे जाइएगा ना, परीक्षा हॉल में, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल आप कहिए कि सर मंटू सर क्या बोल रहे थे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए तो ये चीज होगा। आगे पूछा जाएगा कि इसे आप लोग एचसीएफ निकाल दीजिए। पूछेगा इस चैप्टर से कि अगर किसी संख्या का एचसीएम और 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, तो एलसीएम निकाल दो, तो उसका फॉर्मूला होता है
कि ये अगर एलसीएम पूछेगा, एलसीएम और दो संख्या का गुणनफल दिया है, मसा दिया है, तो क्या करना है, दोनों संख्या का गुणनफल बटा मसा से भाग दे देना है, ठीक ना। अगर मसा पूछेगा तो दोनों संख्या के गुणनफल से, यानी कि दोनों संख्या के गुणा करके या चाहे गुणा दिहल हो तो कोनो बात नहीं, क्या खाली एलसीएम से भाग दे देता तब मसा निकल जाए। ये थोड़ा मोड़ा ये आपका है, उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये रहा पहले चैप्टर से इस तरीके का क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 है ना, तो ये बताइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक होती है, इसे एक बार रट लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा उसको कैसे बनता है, ठीक ना। वैसे तो बताया गया, एक बार बस देख के चले जाए एग्जाम में। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, यहां तो हम फॉर्मूले की रिवीजन करा रहे हैं और किस टाइप से किस आधार पे क्वेश्चन आ जाएगा ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, है ना, काफी खास है। चलिए, तो इत्मीनान से एक जगह शांत जगह बैठिए, कान में ईयरफोन लगाइए और जबरदस्त तरीके से आप समझ लीजिए, जान लीजिए, परख लीजिए, नहीं तो छूट जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सबको बता दें, पूरे बिहार में फैला दीजिए। चैप्टर दूसरे की बात करते हैं, बताओ दूसरा चैप्टर का क्या नाम है, जल्दी से छाप दो कमेंट करके। अब तो सारा चीज पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि अब तो एग्जाम देने वाले हैं। तो दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है बाबू? बहुपद नाम है। अब बहुपद जो नाम है इसमें कुछ फार्मूला है, अब इसमें फार्मूला जो है उसको याद कीजिए। अब बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद का सर व्यापक रूप आता है, बताइए कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। तो बाबू द्विघात बहुपद के व्यापक जो रूप होला वो होला ax² + bx + c होता है। क्या होता है सर? ax² + bx + c होता है ना रसगुल्ले। चलो, ये आपका व्यापक रूप होता है। अगर पूछता है इसके घात कितने होते हैं बाबू, तो द्विघात बहुपद के घात बाबू दुगो होला, दू होला। अगर पूछ दे कि इसका घात कौन कौन होता है तो कहेगा कि सर एगो अल्फा होला और एगो बीटा होला। कौन होता है? एगो अल्फा एगो बीटा होता है। क्लियर हो गया? ये पूछेगा। अब देखो, अब आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए तब अल्फा + बीटा यानी एक योग का होला। योग के मतलब होला जोड़, तो योग का मतलब होता है जोड़, तो होता है -b/a। एगो फार्मूला होला जो कि यहाँ पे देखो लिखा गया है। क्या होता है? तो सर -b/a होता है। अगर पूछ देगा एग्जाम में, पूछेगा ही पूछेगा यार, ऐसा कोई टेंशन लेना नहीं है। अगर पूछेगा कि सर बताइए आप लोग कि अल्फा × बीटा क्या होता है, यानी कि इसके शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो बाबू शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। क्या होता? c/a होला। ठीक बा, चलो तो ये करेगा, याद कर लग। ये तीन को फार्मूला बहुत जबरदस्त बाटे, याद करके हमेशा रखेगा बाटे, ठीक ना। अगर पूछेगा कि सर रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, देखो जो बोल रहे हैं ना ये कहीं नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। जो आपको हम समझा रहे हैं ये हूबहू आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास होता है, और आपको पता होनी चाहिए कि एग्जाम के समय में सबसे ज्यादा पसंदीदा किया जाने वाला आपका ये चैनल डीएलएस एजुकेशन है, और बहुत जल्द इस पे 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, और आप लोग का सपोर्ट और प्यार बने रहेगा तो मिलियन भी होगा। ये एक बार लाइक कर दीजिए इसी बात पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नहीं किया तो जल्दी से 6 लाख कंप्लीट कर दीजिए, और आगे भी हम लोग बेहतर आपके लिए मेहनत करते आ रहे हैं, और आपको भी जबरदस्त तैयारी करते रहना है, ठीक ना। चलिए, तो अगर पूछेगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, शून्य को बोला है घात की संख्या, कितना घात उसका कितना है, रैखिक बहुपद की घात होती है 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है, ठीक ना। चलो, अब बात करते हैं कि सर यहां पे अगले चैप्टर की, ठीक ना। ये छोटा मोटा कुछ इंपॉर्टेंट आपका है, इसको बता देते हैं, ठीक ना, और इसका पीडीएफ भी आपको हम दे देते हैं, और इस चीज को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलो आगे बात करते हैं। अगला आपका चैप्टर आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना। क्या आता है? अब देखो, अब यहां पे एक बात करते हैं तुमसे। देखो, पहले इस चैप्टर में थोड़ा सा हम एक चीज भूल जा रहा है, क्योंकि ये पूछेगा, हमेशा पूछेगा। क्या पूछेगा सर? पूछेगा आपसे ये कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। पूछल जाए कि कौन बहुपद है, तो बहुपद के रूप जो होगा, जो व्यापक रूप चेक कर लीजिएगा, ax² + bx + अगर c के रूप के अगर होई तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक ना, वो आपका बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। बहुपद के रूप आपको पहचानने के लिए बेहतर हमने बताया भी है। क्लियर हो गया? अब चलो आगे बात करते हैं, ठीक ना। अब चलो एक यहां से अब आते हैं तीसरे चैप्टर की। तीसरा चैप्टर जो है आपका कौन सा चैप्टर, जल्दी छापो कमेंट में, छापो। तीसरा चैप्टर आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण में देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान देखो, और यहां से 3-4 नंबर तो एकदम 100% फिक्स रहेगा एग्जाम में, बिल्कुल इस चैप्टर से है, जो इतना बहुत कम बताएंगे आपको। देखो, मेरा मानना यह है कि आप एकदम कम पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए जो अद्भुत हो जाए, एकदम एग्जाम में आप धमाल कर दें। आप एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके कोई जरूरत नहीं है, आप 50 क्वेश्चन में आप 40 क्वेश्चन को ही सॉल्व करके आए, 45 को ही सॉल्व करके आए, लेकिन ऐसा सॉल्व करके आए जिससे को टीचर को सोचना पड़े कि नंबर काटे कहां से।
है ना। ये ऐसा करके आना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा 50 में 50 बना के चले आए, अब पता चला सब में डाउट है, सब में दिक्कत है, सब में गड़बड़ है, फिर उस 50 बनाने से क्या फायदा है। कम बनाओ लेकिन ऐसा बनाओ जो देखने वाला खुश हो जाए, एकदम प्रसन्न हो जाए और एकदम खुश होकर के नंबर दे, ठीक ना, उसमें किसी भी तरीके की हिचकिचाहट ना हो और बेहतर आपको अंक दे, ठीक ना। उसी प्रकार से अब देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण में यहां पे दो को समीकरण आता है। एक वो होता है आपका a1x प्लस b1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है, दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। अब यहां पे कंडीशन होता है, अब देखो कंडीशन को ध्यान से समझना क्योंकि इसी कंडीशन से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो ध्यान से, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, ध्यान देना, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा बाबू b1 बटे b2, ध्यान देना b1 बटे b2, तो क्या होगा, इसकी जो रेखा होगी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। केवल एक हल यानी कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, ठीक ना, अद्वितीय हल होगा। इसके युग्म जो होंगे वह संगत होंगे यानी कि अविरोधी होंगे। और यहां से ये 2 नंबर समझ लो कि तुम्हारा एग्जाम में बिल्कुल पूछल जाए। और क्लास के ये वाला मिस्टेक करके जइब ना पढ़ब तो फिर दिक्कत हो जाई, तो दिक्कत नहीं ख्याल आवे के, एकदम जन पढ़ा रहल गइल बाटे अब इस समय में उहे तहरा एग्जाम खातिर महत्वपूर्ण रही और ये रिवीजन कराया जाता है, फॉर्मूला के बताया जाता है, ठीक ना। तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसका पीडीएफ बता देते हैं, नोट कर लो। ध्यान देना, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 तो का होई, उड़ कर रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होई, अद्वितीय हल होगा और उसका युग्म जो होगा वह संगत होगा यानी कि अविरोधी होगा, ठीक ना। ये कहीं जल्दी नहीं मिलता है, ये बड़ी छांट के लिख कर रखा गया आपके लिए। क्लियर हो गया? चले के अब बात करते हैं सामने के आगे। अब दूसरा कंडीशन में, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर a1 बटे a2 होता है, क्लियर, बराबर b1 बटे b2 होता है लेकिन बराबर c1 बटा c2 नहीं होता है, यानी कि 2 गो मान बराबर होला लेकिन तीसरा मान बराबर ना होला, तब का होई, तब एकर जो रेखा हुई वो समानांतर होगा। कैसा होगा सर? समानांतर होगा। याद करना, रटना, समझना, जानना, कैसा होता है? समानांतर होता है। दूसरा, इसका कोई हल नहीं होगा, एकर कोनो हल ना निकली, यानी कि क्या हो जाएगा, यहां पे इसका कोई हल नहीं होगा। आगे बात करते हैं कि इसका युग्म कैसा होगा, तो इसका युग्म जो होगा असंगत होगा यानी कि विरोधी होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। कहीं कहीं असंगत देला और कहीं कहीं विरोधी कह देला, तो विरोधी और असंगत दोनों के ध्यान रखिए कि असंगत और विरोधी के दोनों के एक के बात है, ठीक बा। चले गए, अगर तीसरा कंडीशन की बात करते हैं, अगर तीसरा कंडीशन में ये तीनों आपस में बराबर होगी, यानी कि a1 बटे a2 हुई बराबर b1 बटे b2 हुई और बराबर c1 बटे c2 हुई। देख सकता रहा, ये तीनों आपस में बराबर बटे, ठीक बा। a1 बटे a2 बराबर बा b1 बटे b2 के और b1 बटे b2 बराबर बा c1 बटे c2 के, ठीक बा। जब ए तरीके के कंडीशन आ जाई तो एकर रेखा संपाती हुई। कैसन हुई? एकर रेखा संपाती हुई। दूसरा, एकर अपरिमित रूप से अनेक हल निकली। का निकली? एकर अपरिमित रूप से अनेक हल निकली। याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, परीक्षा में जाकर के धमान बजा दो, सीधे एग्जाम में उठ जाएगा क्वेश्चन, ये गारंटी है। ये लिख लो कि मंटू सर, डीएलएस वाले सर बता रहे थे अंतिम समय और अंतिम घड़ी में, और वही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास होगा। जीत के लिए जीत करनी पड़ेगी, आपको डरना नहीं, लड़ना पड़ेगा और परीक्षा के बॉर्डर पे जाना होगा, एकदम ताबड़तोड़ जवाब देकर के आना होगा। अगर इसकी बात करते सर इसका युग में क्या होता है, तो इसका युग में होता है संगत होता है या फिर आश्रित, आपको लिखा गया मिलेगा, ये होता है, ठीक ना। बस इतना आपको याद करके रखना है। अब देखो, अब एक चीज क्या होता है बच्चों को, यहां पे बृजगुणन विधि के बारे में पूछा जाता है आपसे, हो सकता है बृजगुणन विधि का सूत्र भी पूछ दे। तो क्या होता है, देखो ध्यान से, इसका सूत्र होता है x बटा b1c2 माइनस b2c1 बटे y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। बस ये बात आपको याद करके रखना है, काफी जबरदस्त है। क्या होता है यहां पे देखो, अगर इसकी बात करते हैं सर, इसका एक सर ये लंबा ये फॉर्मूला है सर, इसका ट्रिक बता ना दीजिए, कोई ट्रिक है? चलो बता देते हैं, आओ ट्रिक समझो इसकी। इतना बड़ा फॉर्मूला है ना, इतना बड़ा फॉर्मूला, इसका वो एक ट्रिक समझा देते हैं सर। ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक है यार, ट्रिक समझो। इतना बड़ा फॉर्मूला आप डायरेक्ट बना दोगे। कहो आप लोग यहां पे ध्यान दो, यहां पे एक बाटा खींचोगे, बिल्कुल सर खींच सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे BC, या देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि दिखाई दे रहा है ना। चलिए BC माइनस BC कर सकते हो? यस सर कर सकते हैं।
बराबर लिख सकते हो, फिर से बटा लगा सकते हो, CA माइनस CA लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे AB माइनस AB लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसमें आप x लिख सकते हो, बिल्कुल, इसके ऊपर आप y लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो यहां तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। यानी x बटा BC माइनस BC, y बटा CA माइनस CA बराबर 1 बटा AB माइनस AB हो गई, ठीक बा, इतना हो गई ना, बिल्कुल। अब चलो यहाँ पे क्या करना है, ये जी करा के बा 12 21, यानी यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, क्या हो गया B1C2 माइनस 21, यानी कि 2 और 1 क्या हो जाएगा x बटा B1C2 माइनस B2C1, देखो ये वाला हो गया, यहां वाला तो याद हो गया, अरे सर हाँ सर 12 21 बैठा दो, x बटा BC माइनस BC कर दो और 12 और 21 बैठा दो, हो गया ना, बिल्कुल। अब चलो यहाँ पे देखो, फिर से 12 21 बैठाओ, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, देखो हो गया C1 A2 माइनस C2 A1, देखो यहाँ पे सही है, हाँ सर सही है, बिल्कुल। अब चलो यहाँ पे भी बैठाओ, 12 और 21 बिठा दो, हो गया फॉर्मूला रेडी, फॉर्मूला क्या हो गया, रेडी हो गया। अरे हाँ सर ये तो इतना आसान है, इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत, रटने की क्या जरूरत, एक बार और समझो ध्यान से, देखो इतने बड़े फॉर्मूले को याद करने का एक सिंपल ट्रिक, आपको x लिखना है, उसके नीचे बटा लगा देना है, बराबर यहाँ पे y लिखना है, उसके नीचे बटा लगा देना है, दूसरे तरीके से बताते हैं, उसके बाद से 1 लिखना है, बटा लगा देना है। कहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो जब दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे BC माइनस BC लिख सकते हो, हाँ सर, यहाँ पे CA माइनस CA लिख सकते हो, हाँ सर, यहाँ पे AB माइनस AB लिख सकते हो, हाँ सर, बिल्कुल। अब बस अब मैं बैठा था तहरा कौन ची, तो 12 21, यहाँ पे B1 C2 हो गया, B2 C1 हो गया, फिर ये जा 12 21 हो गया, यहाँ पे भी 12 21 बैठा दो, बस देखो तो फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया, और यही आपका बीजगुणन का सूत्र होता है ना कमाल, तो काफी जबरदस्त है, बिल्कुल। तो याद हो गया ना, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो ये सारी ट्रिक होती है, आप पढ़िए आगे, देखिए कितनी अद्भुत तरीके से आपको बता रहे हैं आगे। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर मजा आ रहा है तो। चले के अब हमने क्या बढ़ते हैं सर चौथा चैप्टर के, और चौथा चैप्टर है हम लोग का क्या होता है, तो द्विघात समीकरण। क्या है चैप्टर, तो द्विघात समीकरण, इससे ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं। अब द्विघात समीकरण से ये समझते हैं, देखो इसका सूत्र क्या होता है, याद करना। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, ये द्विघात समीकरण जो होता है वो क्या कैसा होता है, मतलब किस प्रकार होता है, किसका इसका रूप का होता है, व्यापक रूप, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का इसका होता है व्यापक रूप, ठीक ना। इसमें अगर बात करते हैं सर विवेचक क्या होता है, अब देखो बार बार ये पूछता है, ये आपको बनाना भी पड़ता है विवेचक के बारे में, विभेदकर के बारे में। देखो विवेचक कहे तो चाहे विभेदकर कहे तो बात एक ही है, ठीक ना, जिससे हम लोग डी से सूचित करते हैं, और डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac, क्या होता है b² माइनस का 4ac होता है, क्या होता है d बराबर, फॉर्मूला याद करके रखेगा बेटे कि d बराबर b² माइनस 4ac होला, ठीक बा। चलिए याद हो गया। अगर पूछे द्विघात समीकरण का सूत्र पूछे, तब बाबू द्विघात समीकरण का सूत्र होता माइनस बी, ठीक बा, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अब बटा होता है 2a। अच्छा है b² माइनस 4ac के जगह खाली d भी लिख सकता रहा, कौनो दिक्कत है जी नहीं है, b² माइनस 4ac की जगह d लिख सकता रहा, ठीक बा, क्योंकि d का ही सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अच्छा है आप b² माइनस 4ac आप लिख सकते हैं, ये आपका सूत्र होता है, तो ये इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। अब चलो अब एक 3 कंडीशन और रहता है इसमें, अभी तीनों कंडीशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक बार फिर पूछा जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल। आप प्रथम पाली में परीक्षा देंगे, अच्छा है द्वितीय पाली में, यानी कि सेकंड शिफ्ट में है या फिर फर्स्ट सिटिंग में है, नहीं ना, फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग में उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपको इसी तरीके से थोड़ा बहुत इधर उधर करके पूछ दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब d बराबर 0 निकली, अगर कोनो संख्या दिहल गई लो की, अगर हमने कोई में से d निकालल जाओ तो d बराबर अगर 0 निकल जाए तब मूल वास्तविक और समान होई, याद करके रखिए। ये क्वेश्चन 101% गारंटी पर लिख लगे, मंटू सर बोल रहे थे कि द्विघात समीकरण में d निकाले के आई और पूछल जाए क्योंकि ओकर मूल वास्तविक बाकी असमान बाकी का बा, यानी कि उसका मूल क्या होगा, ये पूछा जाएगा जरूर। अगर d के वैल्यू बराबर बड़ा आ जाए केकरा से 0 से,
अगर 0 से बड़ा आ जाएगा यानी कि कोई अंक आ जाएगा प्लस में, जैसे कि 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, जो भी माना है, तो क्या होता है तब मूल वास्तविक और असमान होला। का होला? मूल वास्तविक और असमान होला। एक पीडीएफ हम दे देता नहीं, पहले समझ ला एकरा के, पूरा वीडियो के इत्मीनान से देखा, फिर पीडीएफ बता देता नहीं कहाँ मिली, ओकरा के डाउनलोड कर लिया, फिर एक बार पीडीएफ के पढ़ लिया, ठीक बा। और एक तरीके से जबरदस्त तैयारी हो जाए। अगला, अगर डी के वैल्यू छोटा हो जाए केकरा से? 0 से, यानी कि डी के वैल्यू माइनस में आ जाए, माइनस में, -1 2 3 4 5 जो भी माइनस में आएगा, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या होगा? उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये सारी कंडीशन को आपको याद करके रखना है और इसी से आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। समझ में आवता था? बिल्कुल समझ में आई। चल के अब हमने क्या बढ़ता है अगला चैप्टर के, और अगला चैप्टर है 5वां चैप्टर, और 5वां चैप्टर के नाम है समानांतर श्रेणी। और एजी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, जैसे कि पूछा जाएगा कि इसका पदांतर क्या है, यानी कि सारबंतर। देखो कहीं कहीं पदांतर लिखेगा चाहे सारबंतर लिखेगा, दोनों बात एक ही बाटे, ठीक ना। अब चलो इसमें सूत्र क्या क्या होता है। देखो इसमें सूत्र रहता है एनवा पद, यानी कि एन निकाले के पूछी कि एन बता दो, एन। तो एन बराबर एगो सूत्र होला कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद बानू, बहुत बार हम बतौले बानी, एन बराबर होला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। चलो अगर पूछा जाएगा सर इसका योग बताओ, योग का मतलब होता है एसएन। क्या होता है सर? एसएन। अब एसएन अगर बात पूछा जाएगा एसएन, तो एसएन बराबर 2 गो सूत्र होला। एगो सूत्र होला एसएन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एगो सूत्र ई होला, ठीक ना। अगर कोनो फार्मूला में कोनो क्वेश्चन में का एल के मान दे दिया कोई लोग की, तो एसएन बराबर डायरेक्ट फार्मूला हो जाए एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। क्या हो जाएगा? ए प्लस एल। ये एगो फार्मूला होला, यानी कि 2 गो फार्मूला होता है। एक होता है एसएन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दूसरा फार्मूला होता है एसएन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है ना। और अधिकतर इसी फार्मूला से बनता है एग्जाम में, इसी से ज्यादातर बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन, आपको टेंशन नहीं रखना है, ठीक ना। इसी फार्मूला से बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आपको दोनों याद करके जरूर रखना है। अब अगर हम बात करते हैं सर इसमें जो ए एन डी दिख रहा है ये क्या क्या है, आइए उसको समझाते हैं। अब देखो एक को जो कह रहा है ना उसका नाम है प्रथम पद। एक के का कहा जाला? प्रथम पद। अगर हमने के बात करें तो सर डी 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 कह रहे हैं आप, तो डी होता है सारबंतर। क्या होता है? तो डी बराबर होता है सारबंतर। अगर कहा जाए सर एल, एल जो आपको बताया था ना, एल का मतलब हो गया अंतिम पद। क्या हो गई? अंतिम पद। अगर बात करें ए एन, एन का मतलब हो गई एनवा पद। कौन सा पद? एनवा पद। अगर पूछा जाएगा एस एन, एस एन मतलब होता है एन का योग, यानी कि जो पद दिया गया ओकर योग का हुई, ठीक ना। तो एक तरीका से ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाए बखूबी तरीके से, ठीक है ना। तो यहां से कौन कौन सा सर क्वेश्चन आ सकता है? तो देखो आएगा क्वेश्चन ऐसा निकालने के लिए, यानी कि इसके एसन यानी कि n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आपको निकालने के लिए आएगा, यानी कि उसका योग निकालने के लिए आएगा। आपको अंतिम पद निकालने के लिए आ सकता है, सारबंतर निकालने के लिए आ जाएगा, यानी कि d बराबर, तो d बराबर एक सूत्र याद कर लो, शायद लिखा नहीं है इसमें। देखो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि अगर d निकाले के आई तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दिया तहार d के वैल्यू निकल के चलाई। ठीक बा? यहां तक समझा? बिल्कुल सर समझ गए। अब चलो ये छोटा मोटा चीज है और यही आपके एग्जाम में बहुत बड़ा उछाल लाएगा और इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो अगला चैप्टर है जिसका नाम है 6 और इसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। अब त्रिभुज में जो है, अब इसी से जो है 5 नंबर में क्वेश्चन उठता है, ठीक ना, इसी से 5 नंबर क्वेश्चन उठता है। इसमें पाइथागोरस के, देखो अब ध्यान देना, पाइथागोरस के विलोम, पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस के विलोम और पाइथागोरस, ये दोनों याद आपको जरूर होना चाहिए। सीध जरूर आप कर लीजिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा, इसमें से जरूर एगो आ सकता है, या फिर थेल्स या थेल्स का विलोम, ये जरूर आप याद करिएगा, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर रहेगा, 101% गारंटी है, ठीक ना। अब चलो, जब हमने के त्रिभुज में अगर एबीसी एगो त्रिभुज होके और बीई समानांतर डी होके, यानी कहे का मतलब होगा एगो त्रिभुज बाटे हमनी के, और जौन त्रिभुज बा एमे हमनी के एगो समानांतर रेखा बाटे, कौन चीज? डीई, और डी जौन बा वो बीसी के समानांतर बा, इसके समानांतर है। क्लियर? जब इसके समानांतर होगा तो एडी बटा डीबी बराबर होता है ए बटा सी ईसी। बस ये याद कर रखे, ये बहुत काम के करी, बहुत काम करी एग्जाम में, बहुत काम करी, ठीक ना। और साथ ही एडी बटा ए बी बराबर होता है ए बटा ए सी होता है। इस सूत्र से, इस चित्र से आप मिला सकते हैं,
तीसरा कंडीशन होता है कि ए बी बटा डी बी बराबर होता है ए सी बटा ई सी। क्लियर? तो ये छोटा छोटा कंडीशन है, इसको आप याद करके दिमाग में बैठा करके रखिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यहां तक आ गए। चलिए यहां तक हम पढ़े 16 नंबर यहां पे आपके फॉर्मूला थे, यानी कि 16 का फॉर्मूला हमने पढ़नी था और 16 का फॉर्मूला थारा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा खास बटे। ठीक ना? अब अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है सातवां चैप्टर का जो है वो है आपका निर्देशांक ज्योमिति। अब निर्देशांक ज्योमिति से बेहतर क्वेश्चन आता है। जैसे पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो सर 0,0 होता है। पूछेगा कि इनके दो बिंदु के बीच की दूरी बता दीजिए, वो पूछेगा। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा। केंद्रक का निर्देशांक पूछ देगा, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु से क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष दे दिया गया होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछेगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें कुछ यहाँ पे जो है आपका क्या है, सूत्र है। इस सूत्र को याद करना होगा। अगर दूरी सूत्र पूछेगा, यानी कि दूरी सूत्र पूछेगा उसमें, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तब बाबू दूरी सूत्र का फॉर्मूला होला √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे अगर कोई दो गो मान दिया गया होगा, या अगर यहाँ पे 3,4 हुई और एजी मान लो कि 8,9 बा, ठीक बा, तो हई मान होला x1 और ये होला y1 और ये होता है x2 और ये होता है y2, ठीक ना। तो फॉर्मूला वाला x2 - x1, यानी कि हेकरा यानी कि दूसरा वाला के पहला वाला मान में से पहला वाला मान घटा दो, ठीक ना, और उसको स्क्वायर कर दे, उसको घटा के उसको स्क्वायर करना है। दूसरा यहाँ पे y2 - y1, यानी कि हमें के दूसरा में से इसको घटा के फिर स्क्वायर कर देना है। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर पूछेगा कि मूल बिंदु का बताइए, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से जब दूरी पूछी तो कुछ नहीं क्या करेंगे, √x, यहाँ पे क्या करें, x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर। यानी कहे का मतलब अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी कि 3,4 के दूरी बताओ, मूल बिंदु से 3,4 के दूरी बताओ, काफी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एगो रूट लगा देना है और दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देना। जैसे 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16, 16 को 9 हो जाए 25 और 25 के बाहर कर देबा हो जाए 5, बस एक आंसर आ गया 5। तो ये तरीके से क्वेश्चन है, कितना सिंपल बा ना, बिल्कुल सिंपल बा। तो जब फॉर्मूला याद रही ना तो एकदम जबरदस्त। जब हथियारे ना हुई तो लड़ाई करे जेब तो हार जेब ऑटोमेटिक, है ना। तो जब आप बॉर्डर पे जा रहे हैं तब पूरा कमर कस के जाएगा एकदम। जौन फॉर्मूला बना ये एकदम याद होके के चाहिए, काहे कि यह जौन बाटे ना, ये क्या है, जैसे बंदूक होता है ना, उसमें का एक गोली है, ऐसा समझो। ये नहीं रहेगा तो फिर बंदूक चलेगा कैसे, समझ रहे हो। अगर गणित आप पढ़ लिए हैं और फॉर्मूले याद नहीं है, फिर बनेगा कैसे, नहीं बनेगा, क्वेश्चन को नहीं बनेगा आपसे। लेकिन फॉर्मूला याद जरूर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपका है, रिवीजन कर लीजिए। अगर पूछेगा कि मध्य बिंदु का आप लोग बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा, तो देखो कुछ नहीं करना है, 2 को मान दिया गया होगा, क्या करना है सबका, यानी कि x1 + x2/2 से भाग दे रहा है, y1 + y2/2। जैसे मान लो यहाँ पे 3,4 दिया है और एगो दिया है 7,3 दे दिया है, सपोज मान लेते हैं। तो अगर पूछेगा यहाँ से मध्य बिंदु इसका क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसका पहला और इसका पहला जोड़ के 2 से भाग दे दो। जैसे 3 + 7 2 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 में 2 से भाग 2 हो जाएगा 5। इसका पहला जोड़ के 2 से भाग दो तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 2 से भाग दो 7, 7/2, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा मध्य बिंदु से, ठीक ना। तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। अगर इसमें पूछेगा सर विभाजन सूत्र, ये थोड़ा सा लंबा है, याद करिएगा इसको। विभाजन सूत्र पूछ सकता है आपसे और विभाजन सूत्र से क्वेश्चन आएगा भी, तो ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र होता है m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2, और दूसरा होता है m1y2 + m2y1 बटा m1 + m2। ये सब पता है आपको, बस इसका सूत्र जो एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, बस एक बार देख लोगे ना, क्योंकि पढ़ने का लगता है होशियार के इशारा काफी रोला। क्या होता है, होशियार जो होता है ना, यानी कि जो समझदार होता है, उसके लिए इशारा काफी है। उसको इशारा दे दो, थोड़ा सा हिंस दोगे ना, वो बड़ा कमाल कर सकता है। तो आपको भी हम अब हिंस दे रहे हैं कि हिंस दे रहे हैं और जाकर के एकदम धमाल मचा के चले आओ, ठीक ना। चलो आगे, जैसा हमने बोला कि आपसे सूत्र पूछ सकता है त्रिभुज में, बिल्कुल पूछेगा। और ये पूछेगा या तो 5 नंबर में कभी कभी पूछ सकता है, लेकिन अधिकतर ये 2 ही नंबर में आएगा, ठीक ना। अब देखो, अब सर इसका एक सूत्र होता है। अब देखो इसका सूत्र बड़ा है, कहिएगा कि सर ये तो सूत्र में नहीं याद होता है। हम कहेंगे बाबू जब आपको हम पढ़ा रहे थे, देखो ट्रिक बताए थे, क्या वो ट्रिकवा याद है तुमको, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक समझ लो। देखो पहले इसका सूत्र
बता देते हैं, देखो कितना लंबा है। इसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। ये तहार सूत्र होला, लेकिन इतना बड़ा सब सूत्र के याद करल तनी आसान नहीं है। तो सर इसका कोई तरीका है? बिल्कुल तरीका है। देखो तरीका क्या है आप बताओ। 1/2 तो लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या है ना सर? इसमें कोई समस्या नहीं है। चलो इसके बाद से बड़ा कोष्टक लगाने में कोई समस्या है? नहीं समस्या। आप देखो यहाँ पे लिखना x और इंटू y माइनस वाई, बोलो लिख दोगे? हाँ सर। यहाँ पे लिखना प्लस, यहाँ पे लिखना x और यहाँ लिखना y माइनस वाई, बोलो लिख दोगे? यस सर। यहाँ लिखना फिर से x और लिखना y माइनस वाई, ठीक बा? बस अब ब्रैकेट से बंद कर दो बा, ठीक ना? ये याद करने का ट्रिक है। अब देखो हमने तो यहां किया, अब क्या करना है? यहां पे लिखना है x में 1 लगाना है, यहां पे x में 2 लगाना है और यहां पे 3 लगाना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो अब यहां पे क्या करना है? 23 31 12 याद करो। 23 31 12 23 31 12 ई बैठा दे बही में, तो ये बैठाइए यहाँ 23, तो यहाँ पे 2 और 3 31 3 और 1 यहाँ 12 1 और 2। देखो ये सूत्र जो है देखो इसमें बिल्कुल सही होगा, है ना? कमाल। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको समझ के याद कर सकते हैं। तो ये त्रिभुज का सूत्र हो गया। अब बस इस सूत्र से क्या करना है आपको? सिंपल क्या करना है? x1 y2 y3 का मान रख देना है, ऑटोमेटिक सॉल्व करोगे तुरंत आंसर चला आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब सबसे ज्यादा जो डर लगता है उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बच्चे कहते हैं कि सर हमें बड़ा समस्या होता है, त्रिकोणमिति भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो समझो जो आज आपको हम ये फॉर्मूला दे रहे हैं ना, फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को केवल पढ़ लो, 7-8 नंबर तो यहां से एकदम आ जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि ज्यादातर इसमें फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। अब देखो सबसे पहले फॉर्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है। क्या होता है? P/H होता है। cos थीटा बराबर होता है B/H होता है। कहे का मतलब हो गई, कहे का मतलब हो गई, ध्यान देना ध्यान देना। यहाँ पे P और H समझ में अगर किसी को नहीं आ रहा होगा, हो सकता है किसी को नहीं आता है, तो देखो यहाँ पे हम सभी जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, तो लंब आधार कण जाना तरह, लंब आधार और कण। तो देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण, cos थीटा होता है हम सभी का, देखो उसके ऊपर लिखते हैं, ठीक ना? यहां पे लंब बटा हो जाएगा कण। अगर आधार cos थीटा पूछेगा तो ये होता है आधार बटा कण। क्या होता है? आधार बटा कण होता है। क्लियर? अगर पूछ दे हम लोग का tan क्या होता है, तो tan बराबर होता है, देखो यहाँ पे लंब बटा आधार होता है। यानी कहे के मतलब ही हो गई कि हमनी के ए लंबाई, लंब जो है, लंब को बी पी मानते हैं, आधार को हम क्या मानते हैं सर? बी मानते हैं बेस, और यहाँ पे कण को क्या मानते हैं? कण को मानते हैं हम लोग एच, और यही लंब आधार कण को यहाँ पे पी बी और एच माना गया है। और काफी सारे बच्चे इस तरीके से याद किए हैं, काफी सारे बच्चे लंब आधार कण से भी याद किए हैं। यानी कि कोई लंब आधार कण के याद करता है या कोई पी बी एच करके उसको याद करता है। तो जो भी तरीका है आपको हम समझा दी कि लंब पी को कहते हैं, आधार को बी कहते हैं और कण को यहाँ पे एच कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चलो, तो ये सूत्र जो है आपको याद होने चाहिए। अब चलो 10 तक तो हम लोग जान लिए, ठीक ना? अब चलो, अब देखो, अब अगर पूछेगा सर कोसक थीटा क्या होता है, तो कोसक थीटा बराबर होता है H/P, यानी कि कर्ण बटा लंब। क्या हो जाए? कर्ण बटा लंब। अगर पूछेगा सर सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा बाबू बता दी, हाँ, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अगर पूछा जाए कि कोट थीटा का होला, कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर होला बाबू आधार बटा लंब। का होता है? आधार बटा लंब होता है। यानी कहे का मतलब ये हो गई, जवन tan के उल्टा बा, उल्टा वो कॉट होला, कॉट होला। का होला? कॉट होला। साइन के उल्टा का होला? तो सर कोसेक होला। अगर पूछा कॉस के उल्टा का होता है, तो सर सेक होता है। समझ में आ गया? यानी एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक ना? चलो यहां तक समझ में आ गया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है 3-4 नंबर से, तो 3-4 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, त्रिकोणमितीय टेबल। और ये टेबल के देख के काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, अरे बाप रे बाप, ये तो याद नहीं होता है, ऐसे कहते हैं ना आप लोग, तो कि इसको देख करके तो नींद आने लगता है। तब बाबू नींद अला के कोनो जरूरत नहीं है, एक भी हम एगो ट्रिक बतौले बानी
इसका क्या बताया हम, इसका भी एगो हम ट्रिक बताए हैं, पहले एगो वीडियो में हम बताए हैं ट्रिक, याद करने का सबसे आसान है। देखो यहां पे ट्रिक भी लिखा भी गया है, देखो ध्यान से, ये आपका देखो ध्यान से देखना, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस चीज को, 90 डिग्री है। अब देखो अगर हम इसको बात करते हैं कि सर साइन 0 का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/2 आता है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो सर 1 होता है। ये तो वैल्यू होता है। तो सर ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा गया है ट्रिक, आपको ट्रिक समझाया गया है कि ट्रिक क्या होता है। देखो ट्रिक होता है कि सब में आपको क्या करना है, 0 लिखना है, यहां से 0 से लेकर के 4 तक लिखना है, 0 1 2 3 और 4 लिखना है। सबके नीचे 4 से भाग दे देना है। क्या करना है, सबके नीचे 4 से भाग दे देना है, भाग दे देना है, बिल्कुल। अब सब पे रूट लगा देना है। समझ में आया, समझ में आया। यहां पे क्या दिया गया है, ये निकालने का एगो ट्रिक है। सबसे पहले क्या करेगा बेटे, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखेगा बा, ओकरा बाद से सबके नीचे 4 से भाग दे दो बटे और सब पर रूट लगा दो बा। बस जब रूट लग जाई तो अब हमनी के आसानी से ही मान निकल के चलाई। देखा ध्यान से, 0 में 4 से भाग दे हमनी के क्या आ जाई, 0 आई, और 0 के रूट से बाहर करें हमनी के 0 आ जाई, ठीक ना, यानी कि साइन 0 का मान 0 आ गई। उसी प्रकार से यहां पे देखो √1/4 है यहाँ पे, ठीक ना, तो 1 को बाहर करेंगे रूट से तो 1 आएगा, तो 1 तो 1 लिख देते हैं। 4 को रूट से बाहर करेंगे 2 आएगा, तो यानी कि 1/2 आ गया। उसी प्रकार 2 को रूट से बाहर अगर हम करते हैं, 2 को रूट से बाहर नहीं, 2 को रूट से बाहर नहीं, अभी इसको कटाएंगे, 2 दूनी 4 होता है ना, 2 दूनी 4 होता है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे बचा ऊपर अब क्या हो गया, 1 आ गया, और 1 यहाँ पे रूट क्या आ गया, यहाँ पे नीचे 2 आ गया। यानी कि अगर 1 के रूट से बाहर करे तो 1 आ जाए, तो लिख दिया गया 1, और 4 के बाहर करे रूट से तो क्या हो जाए, यहाँ पे √2 के 2 हो जाए, सॉरी ये तो कट गया था ना, √2 है, तो √2 को बाहर आप नहीं कर सकते हैं, तो √2 का √2 आप लिख दीजिए। तीसरा √3 है, √3 को बताओ आप बाहर कर सकते नहीं, तो √3 को √3 लिख दो। यहाँ पे रूट का 4 बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल बाहर करते हो जाएगा 2। क्लियर है, चलिए यहाँ पे देखो √4/√4 है, तो ये इसको कटाओ, इसको 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 जो रूट से बाहर करेंगे तो 1 आएगा, बस इसका मान हो गया 1। बस यही चीज होता है, और ये आपका मान निकल करके चला आया। यानी कि साइन 0 का मान 0 होला, साइन 30 के मान 1/2 होला, साइन 45 के मान 1/√3 होता है, और साइन 60 का मान 1√3/2 होता है, और साइन 90 का मान जो होता है वह 1 होता है। क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसी का उल्टा हमने बताया था ना, साइन का उल्टा यहाँ पे कॉस होगा। साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस होगा। अब उल्टा का मतलब क्या होगा, उल्टा का मतलब पूरा उल्टा नहीं होता है, मतलब इधर वाला मान अब इधर चला आएगा। जैसे अगर साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 है, तब साइन 0 का मान जो 0 है ना, ये उठ के चलाएगा इधर, इधर, यानी कि साइन 90 का मान, ये कॉस 90 का मान आ जाएगा। यानी इसको थोड़ा सा हम उलट के रखी लिखेंगे। जैसे ये 1 वाला यहां लिख देंगे, ये √3/2 यहां लिख देंगे, ये 1/√2 है वह यहां ही लिख देंगे, फिर ये वाला यहां लिख देंगे, और ये वाला यहां लिख देंगे। बस ये हम सभी का कॉस का मान आ गया। क्या आ गया सर, सर यहाँ पे हम लोग का कॉस का मान आ गया। यानी कि कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान 3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। ये बात याद करके रखिए। आप जिस भी तरीके से याद करें, या तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख के नहीं बता रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं समस्या हो रही होगी, लेकिन इसके पहले हमने बताया था ना, लिख के बताए थे आपको, तो उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक ना। या एक बार PDF आपको हम दे देते हैं, तो उससे भी आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा, बैठ के समझिएगा ना, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो जल्दी के चक्कर में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, तो थोड़ा सा समझिए। अगर बात करें सर tan की बात करें, तो tan क्या होता है ना, इसका बट्टा इसका रख दीजिएगा, यानी कि 0/1 भाग दीजिए, कितना होगा, 0 होगा। 1/2 में भाग दीजिएगा √3/2 से, आएगा क्या, 1/√3, ठीक ना, क्योंकि √2 से ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा यार, यानी कि साइन बट्टा कॉस जो होता है वो tan के बराबर होता है। ध्यान समझना, जो tan होता है ना, tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस थीटा। तो वही चीज हम साइन के जौन मान बटे और मैं कॉस के मान से भाग दे दो बटे, और जो आंसर आई वो tan के मान हो जाए, ठीक ना। चलो उसी प्रकार
यहां पे देखो ध्यान से, √3/2 में भाग दे दो 1/2 से, तो यहां पे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। अब देखो 1 में 0 से भाग दो, बताओ एक में कब कोनो भी संख्या में 0 से भाग लागेला, 0 नीचे रहेला ना रहेला, तो क्या हो जाए अपरिभाषित। ये अपरिभाषित का सिंबल है, ये उल्टा 8 इस तरीके 8 बनता है ना इस तरीके का, तो ये ऐसे बना दो, ये अपरिभाषित है। क्लियर हो गया। अब चलिए जब ये उल्टा आपने बना ही दिया इसको, अगर 3 को निकल गया तो बस इस सब के अब उलट देवे के बा, हमनी के क्या कर देवे के बा, अब हमनी के सब चीज एकरा के उल्टे के नहीं खे, मतलब कि 1 बट्टा भाग दे, जैसे कौशिकी के मान हुई तो कौशिकी के मान होगा 1/sin a से, यानी कि sin 0 से, ठीक ना, यानी कि 1 में भाग दे रहा है, तो 1 में भाग दोगे अब 0 से क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि कोसेक 0 के मान क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव होता है। उसी प्रकार से 1/2 में भाग दे दीजिए 1 से, तो 1 से भाग देंगे 2 आएगा, 1/√2 से भाग दोगे 1 से क्या होगा, √2 आएगा, √3/2 से भाग दोगे तो 2/√3 आएगा, और 1 से भाग दोगे 1 में क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। उसी प्रकार से कॉस वाला मान में भाग दे दो, तो 1 में 1 से भाग दोगे 1 आएगा, फिर √3/2 में √3/2 में 1 से भाग दोगे तो यहाँ पे जो पक्षांतरित हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, उलट जाता है, भाग वाला गुणा में बदल जाता है। जब आप करिएगा तो बेहतर, देखो इसके पहले बनाया है वीडियो, इसमें थोड़ा सा आपको समझा रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इस वाले में, लेकिन आगे कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ है, नहीं होगा, ठीक ना, या फिर आप रट सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 1 से भाग दोगे, यहाँ पे √2 आएगा, फिर 1/2 में भाग दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पड़ रहा है ना, हाँ यहाँ पे √2 होगा, फिर यहाँ पे भाग दोगे, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 0 से भाग दोगे तो 0 ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जो होता है हम सभी ये बात पता है, ये इसका अब देखिए जो tan 0 का मान है ना, tan 0 का मान वो cot वाला में मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot वाला में, यानी कि cot 90 का मान, यानी कि tan 0 का मान cot 90 का मान होता है, tan 30 का मान जो होता है वह cot 45 के 60 का मान होता है। तो इस तरीके से √3 यहाँ पे लिख देंगे, 1 जो है अब यहाँ पे लिख देंगे, √3 जो है यहाँ पे लिख देंगे, और इनफाइनाइट जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका एक तरीका होता है, मन करे तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, नहीं तो आप अगर याद हो गया है आपको तो इसको इग्नोर करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब कुछ फॉर्मूला यहाँ पे है, इसको देखिए। उस वाले को थोड़ा सा हम समझ रहे होंगे कि कुछ किसी बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं, और उन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है जो हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि वो ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे है, तो जल्दी से देख लीजिएगा। कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देने के लिए, ठीक ना। अब चलिए इस फॉर्मूले को याद कीजिए, ये पूरा एक जगह फॉर्मूला आप देखिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब sin² थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 - cos² थीटा। अगर पूछा जाए cos² थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 - sin² थीटा होता है। क्लियर हो गया। अब चलिए तो ये चीज आपको याद करके रखना है। अगला अगर पूछा जाए सर sec² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1 होता है। अगर केवल sec² थीटा पूछेगा तो 1 + tan² थीटा होता है। अगर पूछा जाएगा सर sec² थीटा - 1 बराबर क्या होता है, तो सर tan² थीटा होता है। क्लियर हो गया। ये बात आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन 100% गारंटी है पूछा जाएगा। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सर cos² थीटा - cot² थीटा बराबर क्या होता है, सर 1 होता है। ये बहुत काम की चीज है, याद करना। cos² थीटा cosec² थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 + cot² थीटा होता है। समझ में आया। अब देखो cosec² थीटा - 1 बराबर क्या होता है, तो होता है cot² थीटा, या फिर कह सकते हैं कि cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा - 1 होता है। अब एक चीज sin थीटा × cosec थीटा बराबर 1 होता है। sin थीटा बराबर हो जाएगा 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर होता है 1 - sin थीटा, cos थीटा × sec थीटा बराबर 1 होता है, तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। बस इसका उल्टा पुल्टा करके यहाँ पे लिखा गया हर एक चीज। देखिए देखो ध्यान से कैसे, यहाँ पे जब यार sin थीटा × कह रहा है cosec थीटा बराबर 1 है, तो अगर sin थीटा निकालना होगा, तो 1/cosec थीटा हो जाएगा। वही तो चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे पूछेगा सर cosec थीटा क्या होगा, cosec थीटा, तो 1/sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा। वही तो लिखा गया है 1/sin थीटा। वैसे ही
अगर cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 है तो cos थीटा खाली पूछेगा तो 1 में भाग दे दो sec थीटा से, अगर sec थीटा पूछेगा तो 1 में भाग दे दो किसका, cos थीटा से, आंसर आ गया। तो यही चीज है, ज्यादा कोई मतलब कि कठिन चीज नहीं है, बस समझने की फेर है आप समझ क्या रहे हैं, ठीक ना। तो हमें तो उम्मीद है कि आप लोग इतने जबरदस्त तैयारी अब कर चुके हैं जिसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है तो केवल tan थीटा बराबर क्या हो जाए, तो सर 1 में भाग दे दो cot थीटा से, अगर cot थीटा पूछेगा तो 1 में भाग दे दो tan थीटा से, अगर tan थीटा पूछेगा तो sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ये याद करना, जरूर याद करना, tan यहां पे याद करना एक फार्मूला tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, ये अधिकतर यूज होगा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ये अधिकतर आपके एग्जाम में ये आपका क्या होगा, ये यूज होगा, इसको आप जरूर आप याद करके रखिएगा। चलो अगला क्या है, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, यानी कि केवल पलट दो, ठीक ना, cos को ऊपर कर दो sin को नीचे कर दो, ठीक ना। अब चलिए एक फार्मूला होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होगा, sin 90 माइनस थीटा जो होता है वह cos थीटा के बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा जो होता है वह sin थीटा के बराबर होता है, sec 90 माइनस थीटा जो होता है वह cosec थीटा के बराबर होता है, और cosec 90 माइनस थीटा जो होता है वह sec थीटा के बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वह cot थीटा के बराबर होता है, और cot 90 माइनस थीटा जो होता है वह tan थीटा के बराबर होता है। बस ये चीज आपको याद करके रखनी है, यहां से 7-8 नंबर जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा। अब चलो ये माथा पेची वाला क्वेश्चन आपका जो है वो खत्म हो गया, अब टेंशन मत लो। अब सबसे जरूरी जो है और इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको एक जगह नहीं मिल पाता है वो ये वाला है, यहां से 55 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 12 नंबर जो आपका चैप्टर है, क्योंकि 11 नंबर चैप्टर आपका जो है रचना है, तो रचना में फार्मूला नहीं होता है, यहाँ पे 12 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 12 चैप्टर जो है आपका वृत्त है, ठीक ना। तो वृत्त के बारे में हम समझते हैं, तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये जरूर याद करके रखना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर पाई आर स्क्वायर होता है। अगर पूछा जाए आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है। अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, याद करना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। यार लाइक करो पहले, अभी तक वीडियो को नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, और इसके बाद बता दें 500 क्वेश्चन का आपका लगातार सीरीज चलने वाला है, 6 घंटा का क्लास चलेगा लगातार, और उसी 6 घंटे के क्लास से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। 6 घंटा का क्लास चलिए एकदम लगातार, 500 क्वेश्चन, और जिस बच्चे को 500 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, बताओ उससे क्वेश्चन छूटेगा? नहीं छूटेगा। और इस फॉर्मूले को जितना भी हम बता रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले का यूज हम करके दिखाए हैं, और कहीं ना कहीं वो वैसा ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा, वही सभी क्वेश्चन हैं, और इस सभी फार्मूला का यूज हमने करके दिखाया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका 6 बजे से क्लास लेकर के 12 बजे तक चलेगा लगातार, 6 घंटा की क्लास है। 6 घंटा की क्लास में आप बोर मत होइएगा, इत्मीनान से बैठिए और जबरदस्त आप लोग तैयारी करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका पीडीएफ आपको हम दे देते हैं, कहां मिलेगा। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये देखो ये बहुत कम यूज होगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। इसे नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिया हुआ है तो आप याद कर सकते हो। हालांकि इस 2 से मतलब बहुत कम क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा। जैसे दीर्घवृत्त का ये दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये होता है 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ये सूत्र होता है, ठीक ना। अगर वृत्त की परिमाप पूछेगा, ध्यान देना ये पूछेगा ही, वृत्त का परिमाप पूछेगा तो वृत्त का बाबू परिमाप होता है 2 पाई आर, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर इंटू ये आर इंटू पाई प्लस 2, और चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर, या फिर ध्यान देंगे, और या फिर आप थीटा बटा 180 गुणे पाई आर होता है। देखो ये दोनों फार्मूला जहां दोनों फार्मूला हो सकता है, थीटा बटा 180 गुणे पाई आर या फिर थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि 2 से यहां पे हमने कटा दिया है, 180 हो गया है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो कभी कभी 2 लगा के पूछ देता है, कभी कभी 2 हटा देता है। अब चलो, अब 13 नंबर चैप्टर की बात करते हैं। कुल मिलाकर 15 को चैप्टर है, अब 13 नंबर चैप्टर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 13 नंबर चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होला हमने के 6a स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है a क्यू, यानी कि भुजा क्यू, यानी कि भुजा के 3 बार गुणा कर दिया। घन का विकर्ण होता है √3 गुणे a, ठीक बा, यानी कि √3 गुणे भुजा। एक यहां पे a का मतलब हो गया भुजा, याद करना
उसका जो भुजा दिया गया होगा, ठीक ना। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, याद करना। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। और अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्लियर? चलिए आगे, शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो पाई आर एल होता है। एल का मतलब होता है तिर्यक, लंबाई, ऊंचाई, और आर का मतलब होता है त्रिज्या, पाई का मतलब पाई समझते हैं, जिसका 22/7 या 3.14 कहीं कहीं यूज किया जाता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल बराबर अगर फॉर्मूला पूछेगा तो एल बराबर फॉर्मूला होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। एच बराबर फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। आर बराबर होता है √l² माइनस का एच स्क्वायर। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर आपसे केवल फॉर्मूला ही पूछ सकता है। तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है, क्या होता है, 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है। क्लियर हो गया? शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2, जहां एल बराबर होता है √h² प्लस R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर। क्लियर? अगर यहां पे जहां एल की बात करेगा तो अब हम बात करते हैं सर 14 नंबर चैप्टर की, और 14 और 15 दो को लास्ट चैप्टर है। इसके बाद से आपको इसका पीडीएफ दे देते हैं, ठीक ना। कैसे मिलेगा उसे समझ लीजिएगा। तो इसमें पूछेगा माध्य, तब माध्य बराबर बाबू होता है सिग्मा FI XI इंटू सिग्मा FI। माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस C F/F इंटू H होता है। अगर बहुलक पूछेगा तब बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आप याद किए, एक बार रिवीजन करा रहा है आपको। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, और ये अब की बार जरूर एग्जाम में क्वेश्चन रही, ये जरूर याद करके रखेगा कि बहुलक बराबर होला 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक बा। चलिए, अब वीडियो शायद काफी लंबा हो गया है, और लंबा हो गया तब खत्म भी हो गया। अब लास्ट चैप्टर है आपका 15 नंबर, जो कि पर्यक्ता से चैप्टर है। और पर्यक्ता में देखो दो यहाँ पे फॉर्मूला है बस, ज्यादा महत्वपूर्ण वाला। P इंटू ई बराबर होता है प्रेक्षण का योग बटा प्रेक्षण की संख्या, और P इंटू ई और P इंटू नॉट ई का योगफल जो होता है वो 1 होता है। और ये पूछेगा भी तो इसका बता दीजिएगा कि पर्यक्ता निश्चित होने की घटना और अनिश्चित दोनों की जो है आपका योग जो क्या होता है आपका 1 होता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपने देखा पूरे यहाँ पे चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण आपके सूत्र था सभी सूत्र को, और लगातार इसके बाद 6 घंटे की क्लास चलने वाली है। शाम 6 बजे से लेकर, कब सर? तो शाम 6 बजे से लेकर 6 बजे से 12 बजे रात तक क्लास चलेगी, और आपको सुबह एग्जाम दे देना है। ये क्लास जरूर आप देखिएगा, 6 घंटे की क्लास चलेगी, अद्भुत क्लास चलेगी, जबरदस्त क्लास रहेगी, जिसमें 500 क्वेश्चन का आपको रिवीजन करा दिया जाएगा। एक उसमें क्लास से 100 क्वेश्चन करके 500 क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है और आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद है कि जरूर देखिएगा। आइए इसका बताते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा। पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने तैयारी में जबरदस्त उछाल। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। और जैसे ही आप परीक्षा हॉल से आइएगा, उसका सही उत्तर देखने के लिए कि आपने कितना प्रश्न सही किया है, आपको आकर के गूगल में सर्च करना है DLS एजुकेशन। आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, और इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद से आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा। जैसे आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे ऑल फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल फार्मूला मिलेगा, और यहाँ पे VVI क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो इस पे आपको ऑल फार्मूला पे यानी कि फार्मूला का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करना होगा, और क्लिक करके आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा। यहाँ पे आप लोग सारी प्रोसेस पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहे तो, नहीं तो आपको नीचे जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैथ ऑल चैप्टर फार्मूला डाउनलोड, जो आपको हम दिखा रहे थे, आपको पीडीएफ हमने समझाया, उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस पे आपको डाउनलोड
डाउनलोड पे क्लिक करके आपको उसको आसानी से पीडीएफ ग्रुप में आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी उसे शेयर कर सकते हैं। यहां पे आपको मैथ का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का पूरा वीडियो एक साथ मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, सोशल साइंस का मिल जाएगा, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, यानी कि सब कुछ का यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज और रिजल्ट भी सबसे पहले इसी वेबसाइट से मिलेगा। तो देरी मत कीजिए, जल्दी आइए और सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए, अपना बेहतर तैयारी कीजिए।